मेरे छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारी विरासत से अध्याय 1 मध्यकाल में भारत का अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। मध्यकाल में भारत, अध्याय 1। इतिहास हजारों साल पहले के मानवों की विकास यात्रा की कहानी है। इतिहास के विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसे 3 काल खंडों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये काल के अलावे एक जेम्स मिल नामक व्यक्ति था जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। उसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंड, वो कालखंड कौन था? तो हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में बांटा था। आपने पिछली कक्षा में भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा। आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी आपको आगे की कक्षा में मिलेगी। इस कक्षा में आप भारत के मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास का मध्यकाल लगभग 1000 वर्षों का है। इन 1000 वर्षों में भारत में कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों की पड़ताल इतिहास के विकासमान धारा को समझने के लिए जरूरी है। किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। भौगोलिक जानकारी के लिए मानचित्र एक सशक्त माध्यम है। प्राचीन भारत में मानचित्रकारी का ज्ञान अविकसित था। व्यापार एवं साम्राज्य के विस्तार ने मानचित्र की आवश्यकताओं को जन्म दिया। मानचित्र के विकास का श्रेय अरब एवं यूरोप के भूगोलवेताओं को जाता है। मानचित्रों के माध्यम से वहाँ के व्यापारियों ने भारत आकर मानचित्र की महत्ता के प्रति भारतीयों में रुचि जगाई। मानचित्र 1, जिसकी हम अगले पृष्ठ में चर्चा करेंगे, यह मानचित्र अरब के भूगोलवेता अल इदरीसी के द्वारा 1154 ईस्वी में बनाए गए विश्व मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इस मानचित्र में आपको दक्षिण भारत का इलाका वर्तमान उत्तर भारत के क्षेत्र में दिखाया गया है। श्रीलंका के द्वीप भी इस मानचित्र के ऊपरी हिस्सों में अंकित है। अब मानचित्र 2 का भी हम अवलोकन करेंगे आगे पृष्ठ में। यह मानचित्र फ्रांस के मानचित्रकार गियोलाम द लिस्ले के द्वारा 1720 ईस्वी में बनाए गए विश्व के नक्शे से लिया गया है। इसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है, लेकिन दोनों मानचित्रों में काफी अंतर है। इसका कारण यह है कि दोनों चित्रों को बनाए जाने की कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। चित्र 2 भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान मानचित्र से काफ़ी मिलता जुलता है और यह नक्शा अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया है, जो दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। स्पेन में जन्मे अल इदरीसी, जिनका काल 1100 ईस्वी से 1165 तक था, एक महान भूगोलवेता व लेखक थे। उन्होंने न सिर्फ ऐतिहासिक व कीमती जानकारी दी, बल्कि पृथ्वी के कई हिस्सों के नक्शे दिए, जिसे दुनिया भर के भूगोलवेताओं ने लगभग 300 सालों तक बिना बदलाव किए उसका इस्तेमाल किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका को खोज किया, और वास्को डी गामा, जिसने भारत का खोज किया, भी उनके नक्शे से प्रभावित थे। अगर देखा जाए तो अल इदरीसी के मैप में जहां आज हम उत्तर देखते हैं, वो उसके मैप में दक्षिण को इंगित करता था। लेकिन अगर हम गियोलाम द लिस्ले की बात करें तो आज जो भारत के नक्शे में देखा जाता है वो काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता है। वैसे अगर पूछा जाए कि आधुनिक मैप जो भारत का है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो थे कैप्टन जेम्स रेनेल। जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करता है तो उसके लिए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, कारण कि समय के साथ इनमें काफ़ी बदलाव हो चुका होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में कलिंग नाम का कोई स्थान नहीं है, लेकिन कभी यह वर्तमान ओडिशा का अंग हुआ करता था। सूचनाओं और संदर्भों के बदलाव के क्रम में भाषा और अर्थ में भी बदलाव होता है। जैसे मध्यकाल की फारसी तथा आधुनिक फारसी भाषा में काफ़ी भिन्नताएं हैं। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण एवं शब्द भंडार में ही नहीं है, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थों में भी दिखाई देती है।
आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए ही किया था। ये सभी क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। कालांतर में सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत में भी हुआ, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। 16वीं सदी में बाबर इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया। इससे पहले 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उस काल में हिंदुस्तान शब्द से वर्तमान राजनीतिक एवं राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। अब यहाँ पे सोचने वाली एक बात है, क्या आपको ऐसे कुछ और शब्द का ध्यान आता है जिसका अर्थ अलग अलग संदर्भों में बदल जाता है? तो स्टूडेंट्स, पहले अगर एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव में चला जाता था जो उसके सामाजिक और संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था, तो उसे लोग उस गांव में विदेशी कहते थे। जबकि आज के संदर्भ में देखा जाए तो विदेशी उसे कहा जाता है जो दूसरे देश का होता हो। अब हम बात करते हैं मध्यकाल में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन। 1000 वर्षों के अंतराल में भारत में अनेक परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुए। यह परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धर्म के क्षेत्र में हुए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कभी अगर आपको कि किसके मृत्यु के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ, तो उत्तर होगा हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद। बड़े क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त करने के लिए इन राजाओं में अक्सर लड़ाइयाँ होती रही। अलग अलग भाषाओं एवं संस्कृतियों के चलते ये बाहरी खतरों से निपटने में एकजुट नहीं हो सके। परिणामतः भारत में कई बाहरी आक्रमण हुए तथा इन आक्रमणों की सफलता के बाद नए नए साम्राज्यों की स्थापना हुई। मुगल वंश के पतन के काल में क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे। 13वीं सदी में तुर्कों एवं अफगानों तथा 16वीं सदी में भारत में मुगलों के साम्राज्यों की स्थापना हुई। इस लंबे समयांतराल में हिंदुओं एवं मुस्लिमों के आपसी संपर्क के कारण इस उपमहाद्वीप में एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम परंपराओं का समावेश था। इस संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से मध्यकाल की भाषा, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला तथा मूर्तिकला में दिखती है। अब हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी में बदलाव। इस काल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है। अब सिंचाई रहट से होने लगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। कताई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा और यह है रहट, जो मध्यकाल में एक नई तकनीक थी जिससे सिंचाई की जाती थी। इसी काल में युद्ध के दौरान तोप एवं बारूद वाले अन्य हथियारों का प्रयोग होने लगा। इसी कालावधि में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी जैसे फसलें यहाँ विदेशियों के द्वारा लाई गई। कभी कभी पूछा जाता है कि मध्यकाल में वो कौन सी फसलें लाई गई थी, तो आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह। मध्यकाल में लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होने लगी। रोजगार के अवसर एवं काम धंधों की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना बढ़ गया। यहाँ की खनिज संपदा एवं व्यवसाय की संभावनाओं ने विदेशियों को आकर्षित किया। इस काल में नए नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ, जिसमें से राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में उभरा। राजपूत शब्द राजपुत्र से निकला है, जिसका अर्थ है राजा का पुत्र। अगर पूछा जाए कि इस काल में कौन से समुदाय का उत्थान हुआ, तो वो है राजपूत का। इस काल में इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर योद्धाओं, राजा एवं सामंत वर्ग के लिए होता था, जो अपने को क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। योद्धा वर्ग अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। मध्यकाल के दौरान जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की जा रही थी।
कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हुआ। परिणाम स्वरूप जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों को विवश होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। इनमें से कई किसान हुए। कुछ किसानों के पास कम जमीन थी तो किसी के पास काफ़ी जमीनें थी। छोटे किसान कर चुकाने के अतिरिक्त स्थानीय मालिक वर्ग की बिगाड़ करने के लिए मजबूर थे। समाज में आर्थिक एवं सामाजिक असमानता बढ़ रही थी। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों तथा उपजातियों में बांटे जाने लगे। अब यहाँ बात करेंगे कि जाति क्या है और उपजाति क्या है। तो जाति का वर्गीकरण करना ही उपजाति कहलाता है। सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत में उन्हें समाज में ऊंचा एवं नीचा दर्जा मिलने लगा। विभिन्न क्षेत्रों में किसी जाति विशेष के दर्जे में भी अंतर होता था, अर्थात एक ही जाति का किसी क्षेत्र में प्राप्त दर्जा दूसरे क्षेत्र में अलग हो सकता था। इतना ही नहीं बल्कि समाज के कुछ पेशेवरों को भी जाति का दर्जा मिल चुका था। राज दरबार में लिपिक या मुंशी का काम करने वाले लोगों को कायस्थ कहा जाने लगा। ऊपर के पैराग्राफ में हमने देखा एक शब्द बेकार, जिसका अर्थ है कि जब किसी मजदूर को काम करने के बाद पारिश्रमिक में कुछ नहीं मिलता है तो उस काम को बेकार कहा जाता है। आइए बात करते हैं पुराने एवं नए धर्म। मध्यकाल में धार्मिक परंपराओं में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। दैवीय शक्तियों में लोगों की आस्था प्रायः सामूहिक होती थी, लेकिन कभी कभी यह बिल्कुल वैयक्तिक स्तर पर भी होती थी। सामूहिक आस्था का संबंध स्थानीय समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक संगठन से था। समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव के साथ साथ इनकी सामूहिक आस्था में भी परिवर्तन आता गया। सनातन धर्म, जिसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें शैव पंथ, वैष्णव पंथ और कबीर पंथ जैसे कई पंथ हुए। यह परिवर्तन भक्ति की अवधारणा में बदलाव के कारण हुआ। इसके तहत ईश्वर की कल्पना ऐसे इष्ट देवी देवता के रूप में भी की गई थी जहां तक भक्तों को पहुंचने के लिए किसी पुजारी के विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। इस युग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा। अरब की सरजमी पर पैगंबर मोहम्मद इस नए धर्म के प्रवर्तक थे। 7वीं शताब्दी के अरब व्यापारियों एवं अप्रवासियों के द्वारा कुरान शरीफ के संदेश को भारत लाया गया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि यह अल्लाह ईश्वर के संदेशों का संग्रह है, जिसे उसने अपने दूत जिब्राइल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाया। इस धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गले लगाता है, भले उस व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। पैगंबर के बाद इस्लामिक जगत की बागडोर संभालने वाला धार्मिक नेता को खलीफा कहा जाता था। प्रथम खलीफा अबू बकर थे। 3 अन्य प्रमुख खलीफाओं में उमर, उस्मान व अली हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पैगंबर के बाद इस्लामिक जगत की बागडोर संभालने वाले धार्मिक नेता कौन थे? तो वो अबू बकर थे। साथ ही अगर हम देखते हैं कि अबू बकर के बाद कौन अन्य प्रमुख खलीफा हुए, तो उमर, उस्मान व अली हुए। सल्तनत काल से ही कई शासकों के द्वारा इस्लाम धर्म के विद्वानों, उलेमा जिसे कहा जाता है, को संरक्षण दिया जाने लगा। कालांतर में हिंदू धर्म की तरह इस्लाम धर्म की भी व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाने लगी। इस्लामिक न्याय सिद्धांतों के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में भी अंतर रहे हैं। भारत में हनफी और शफई 2 प्रमुख इस्लामिक सिद्धांत है। अब यहाँ से क्वेश्चन बच्चों ये बनता है कि हनफी और शफई 2 प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो आंसर होगा इस्लामिक या इस्लाम धर्म से। बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोत की। तो मध्यकाल के इतिहास की जानकारी के लिए मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, स्थापत्य जिसमें भवन निर्माण कला इत्यादि आते हैं। इस काल में कई स्मारकों का निर्माण हुआ। दक्षिण के राजाओं के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण कराया गया। सल्तनत एवं मुगल काल के शासकों ने कई मस्जिदें एवं मकबरे बनवाए
ये भवन उस काल के भवन निर्माण की तकनीकी एवं कला को स्पष्ट करते हैं। इनमें से अधिकांश आज भी हमारे धरोहर के रूप में मौजूद हैं। इस कालावधि में कई शासकों ने अपने अपने सिक्के चलाए। ये सिक्के सोना, चांदी या कांसे के थे, जिससे उस शासक के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। सिक्कों में शासक राज्य चिन्ह या अपना नाम उत्कीर्ण करवाते थे। आइए देखते हैं साहित्यिक स्रोत। मध्यकाल में कागज सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो गया था, अतः इसका उपयोग धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तकों, यात्रियों के वृत्तांत, अदालती दस्तावेजों, संतों के उपदेशों आदि के लिखने में होने लगा था। छापाखाना नहीं होने के कारण लेखन कार्य पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखे हुए दस्तावेज। पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। इतिहासकार इन पांडुलिपियों व दस्तावेजों से जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। ऊपर के पैराग्राफ में एक अभिलेखागार शब्द आया, जिसका अर्थ है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है। छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्राकृतिक लिपिक या नकल नवीस हाथ से बनाते थे। ऐसा करते समय लिपिक कुछ शब्दों अथवा वाक्यों में फेरबदल कर देते थे। कालांतर में इन प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी, जिस कारण एक मूल ग्रंथ की कई प्रतिलिपियों में काफी अंतर आ जाता था। इसलिए इतिहासकारों को मूल लेखकों की बातों को समझने के लिए विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना जरूरी होता है। अलग अलग समय में लिखे गए वृत्तांतों में भी अंतर देखने को मिलता है। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने 1356 ईस्वी और 1358 ईस्वी में 2 वृत्तांत लिखे। दोनों में अंतर है। 1971 ईस्वी तक बर्नी के पहले वृत्तांत के बारे में इतिहासकारों को जानकारी ही नहीं थी। यह किसी पुस्तकालय में दबा पड़ा था, जो बाद में मिला। मध्यकाल के इतिहास की जानकारी अलबरूनी, हसन निजामी, मलिक इसामी, मिनहाज और सिराज जैसे इतिहासकारों की पुस्तकों से मिलती है। इसमें अलबरूनी की तहकीक हिंद, सिराज की तबकात नासरी व हसन निजामी की ताज उल मासिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखे गए चचनामा से अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। इस पैराग्राफ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का इतिहासकार था। तहकीक हिंद अलबरूनी की रचना है। सिराज की रचना तबकात नासरी है। हसन निजामी की रचना ताज उल मासिर है। और चचनामा जो अरबों के सिंध विजय की जानकारी हमें देता है, वह एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में एक शब्द तबकात आया है, जो सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ को तबकात कहा जाता है, जिसमें विभिन्न वर्गों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दी जाती है। वहीं अगर हम बात करें कागज का, तो कागज का आविष्कार प्राचीन चीन में हुआ था। 8वीं शताब्दी में यह ज्ञान इस्लामिक विश्व तक पहुंचा। वहां से 11वीं शताब्दी में यह ज्ञान यूरोप गया, जिसके बाद कई सुधार किए गए। आइए एक संक्षिप्त विवरण देखते हैं अलबरूनी का। इतिहासकार अलबरूनी को खगोल, भूगोल, दर्शन सहित कई विद्याओं में महारत हासिल थी। उसकी पुस्तक तहकीक हिंद मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। मध्य एशिया में जन्मे अलबरूनी ने कई वर्षों तक भारत में रहकर भारतीय साहित्य का अध्ययन किया। उसे पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान माना जाता है। अपनी पुस्तक में उसने कई बार भगवद गीता, विष्णु पुराण व वायु पुराण को उद्धृत किया है। उसने उस समय भारतीय समाज में प्रचलित धार्मिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, दान, तीर्थ यात्रा और यज्ञों का भी वर्णन किया है। अगर पूछा जाए कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो वह था अलबरूनी। इनकी रचना कौन सी है? तहकीक हिंद, जो मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे देखा जा सकता है कि पुस्तक में उसने कई बार भगवद गीता, विष्णु पुराण व वायु पुराण को भी उद्धृत किया है। आइए बात करते हैं अमीर खुसरो की, जो एक महान कवि थे। अमीर खुसरो मध्यकाल के एक महान विद्वान एवं कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली, वर्तमान एटा नामक गांव में 1253 ईस्वी में हुआ था।
सुल्तान बलबन के समय वे शासन के संपर्क में आए। उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। वे प्रथम भारतीय लेखक थे जिसने अपने लेखन में हिंदी के शब्दों और मुहावरों का पर्याप्त प्रयोग किया। वे मूलतः इतिहासकार नहीं थे, परंतु उनके द्वारा रचित मसनवी और दीवान तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। वे प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो पहले व्यक्ति थे जिसने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने कई रागों को जन्म दिया। खुसरो ने फारसी में लिखा, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अर्थात अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। आइए बात करते हैं कि मध्यकाल में झारखंड की स्थिति कैसी थी। उस समय झारखंड को लोग किस नाम से जानते थे और यहाँ पे किस वंश के शासक राज कर रहे थे। तो मध्यकाल में झारखंड दिल्ली या बाहरी सल्तनत के सीधे कब्जे से मुक्त था। छोटा नागपुर संथाल परगना से लेकर ओडिशा और मध्य प्रदेश तक फैले जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहला प्रयोग संभवतः मध्यकाल से ही शुरू हुआ। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रियों में 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। झारखंड यानी वन प्रदेश। मध्यकाल के प्रारंभ में झारखंड में कई छोटे छोटे शासकों का शासन था, जिसमें पलामू के रक्सैल, कोकरा के नागवंशी और सिंहभूम के सिंह वंश आदि प्रमुख थे। इस समय तक झारखंड के शासकों को ज्यादा बाहरी हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ा। 2-3 बार मुस्लिम फौज उत्तरी पूर्वी झारखंड से होकर गुजरी। मध्यकाल के इतिहास में यह चर्चा खास तौर पर दर्ज है कि झारखंड में हीरे एवं सोना पाए जाते थे और यह सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकाल में झारखंड का एकाकीपन को तोड़ने वाला बख्तियार खिलजी था। जब बंगाल पूर्वी क्षेत्र का केंद्र बना तो झारखंड बंगाल के अधीन रहा। तो आइए अब देखते हैं इस चैप्टर का अभ्यास। अल इदरीसी एक भूगोल वेता था। भारत का मध्यकालीन इतिहास 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन है। नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति मानचित्रकार या कार्टोग्राफर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कहलाता है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत को जानना जरूरी है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं सही मिलान कीजिए। मैंने पहले से यहाँ किया है। तहकीक हिंद अलबरूनी, तबकात ये नासरी, मिनहाज उस सिराज, ताज उल मासिर, हसन निजामी, मसनवी, अमीर खुसरो। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर। जियाउद्दीन बर्नी कौन था? जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का मध्यकालीन इतिहासकार था। अगर आप इसके आंसर को थोड़ा विस्तृत करना चाहते हैं तो आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का मध्यकालीन इतिहासकार था जिसकी रचना तारीख़ फिरोज शाही है, जिसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनातन धर्म में उत्पन्न किन्हीं 2 पंथों के नाम लिखिए। आपने देखा होगा कि हमने 3 पंथ का जिक्र किया है, वैष्णव पंथ, शैव पंथ और कबीर पंथ। तो आप किन्हीं 2 पंथ को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा है? उत्तर है इसका, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कभी पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्रों के लिए किया गया है, तो कभी भूगोल, पशु पक्षी, यहाँ के लोगों के रहन सहन, सांस्कृतिक पहचान के लिए किया जाता रहा है। तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कई संदर्भों में होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाने लगा? अगर आपको ध्यान हो तो आपने फिगर देखा होगा बड़े सा गोल पहिया का। तो ये मध्यकाल में कृषि में सिंचाई के लिए रहट तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? तो व्यवहार प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास रखने वाला होता है, जहां सामाजिक व आर्थिक स्थिति कभी आड़े नहीं आती। और आइए अंत में चर्चा करते हैं। चर्चा यह है कि इतिहासकारों के लिए एक लेखक की बात का पता लगाने के लिए विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन क्यों जरूरी होता है? तो इसका यही आंसर है कि छापखाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्राकृतिक लिपिक या नकल नवीस हाथ से बनाते थे। ऐसा करते समय लिपि के द्वारा शब्दों का फेरबदल हो जाता था, जिसके कारण प्रतिलिपियों में काफ़ी अंतर आ जाता था। इसीलिए इतिहासकारों के लिए एक लेखक की बात का पता लगाने के लिए विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन जरूरी होता है। क्वेश्चन 5 है, जब छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तकें कैसे तैयार होती थी? मैंने पढ़ाते समय ही चर्चा किया हूँ कि जब छापे खाने नहीं थे तो लोग पांडुलिपि अर्थात हाथ से लिखे हुए पन्नों, पृष्ठों या दस्तावेजों को एकत्रित कर पुस्तकें तैयार करते थे और इस तरह से पुस्तक तैयार की जाती थी। मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में आप किस स्रोत को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? ऐसे अगर देखा जाए इतिहास की दृष्टि से तो सारे स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर उसमें भी महत्वपूर्ण है तो वो है पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से कई स्मारक, भवन और कई तरह के हमें एविडेंस या साक्ष्य मिलते हैं। तो उम्मीद है छात्र छात्राओं कि ये पाठ आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।